अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कम्पेटिटिव। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसे राइटिंग के एक बहुत क्रूशियल और एसेंशियल पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज़ थीसिस स्टेटमेंट। अब ये थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, इसको लिखते किस तरीके से हैं, इसके क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ आ सके। और इस वीडियो के एंड के अंदर हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा है, जिसको आप वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए थीसिस स्टेटमेंट को सीखना ज़्यादा इजी होगा। अब ये थीसिस स्टेटमेंट आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एसे राइटिंग का कंपोनेंट है वो अब सीएसएस और पीएमएस से निकल के जो वन पेपर जॉब्स थी वहाँ पर भी आता जा रहा है। तो इंग्लिश एसे जो है वो आपके लिए उसके ऊपर ग्रिप बनाना, उसके कंपोनेंट्स को समझना और उसके अंदर एक्सेल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एसेंशियल एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। और अगर आप पास्ट पेपर्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स को उठा के देखें तो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी कहता है, कभी थीसिस स्टेटमेंट कहता है, लेकिन उसको बारहा मेंशन करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से कैटर नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पाए। थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे का वो सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर फर्दर आर्गुमेंटेशन आपने करनी है। यानी थीसिस स्टेटमेंट वो कोर है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट्स द हार्ट ऑफ योर एसे। वो कोर आइडिया है, वो सेंट्रल पॉइंट है, वो एजेंडा है कि जिसके ऊपर आप आगे जाके अपने एसे के अंदर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एग्जामिनर को बताती है कि जो 5-6 टॉपिक्स गिवन थे उनमें से जो एक टॉपिक आपने पिक किया है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। आप समझ चुके हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, इसलिए अब आप एग्जामिनर को वो सेंट्रल आइडिया, वो क्रक्स, वो थीम, वो जो आप कहेंगे इसका कोर ऑफ द आर्गूमेंट है, वो एग्जामिनर को बताते हुए आपकी थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि सर ये वो चीज़ है जो आपने मुझसे पूछी थी, इसको मैंने ये समझा है, इसमें ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं इस चीज़ की तो स्टैंड लेके इस चीज़ को डिफेंड करूंगा। तो इन अदर वर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंगली समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूँ समझिए कि जो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। यानी आप जहाँ पे अपने ऐसे को लेके जाना चाहते हैं वो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। अब जब थीसिस स्टेटमेंट आती है तो जनाब सबसे पहले आपने जिस चीज़ को फॉलो करना है दैट इज़ क्लैरिटी। अब क्लैरिटी होती है दो तरह की, क्लैरिटी ऑफ योर आइडियाज़ एंड क्लैरिटी ऑफ योर लैंग्वेज। क्लैरिटी ऑफ द आइडिया से क्या मकसद है, यानी आपने पहली बात यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है कि आपने जो आपका टॉपिक सेलेक्ट किया था आप उस टॉपिक के आइडिया को खुद क्लैरिटी के साथ समझ चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। इसकी मैं हमेशा एग्जाम्पल क्लासेस में भी देता हूँ कि कैसे आया था अबाउट दी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सी पैक। और एक भाई साहब जो थे वो सी पैक के ऊपर पूरी पूरी रिपोर्ट लिख के आ गए थे कि इतने किलोमीटर है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये सारा कुछ पूछा क्या गया है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सी पैक। तो यहाँ पे ये बात ये कि क्या आपने क्लैरिटी के साथ उस टॉपिक को समझा जो आपसे पूछा गया है। अब उसके बाद जब आप उस टॉपिक को क्लैरिटी के साथ समझ चुके हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप आर्गूमेंट देने जा रहे हैं या उसकी फेवर में जो आप आर्गूमेंट देना चाह रहे हैं वो आर्गूमेंट अपने आप में कितने क्लियर है, यानी उसके अंदर जो लॉजिक की क्लैरिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो लॉजिक की क्लैरिटी और इन अदर वर्ड्स क्लैरिटी ऑफ योर आइडियाज़, ये है फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड है क्लैरिटी ऑफ योर लैंग्वेज, कि आप जिस लैंग्वेज अपने आइडिया को पोर्ट्रे करने के लिए आप जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो क्या वो लैंग्वेज उसके साथ सपोर्टिव है। अब ये बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस में भी है कि कैंडिडेट्स जो हैं आप ओरली उनसे बात करो, सर मैं तो ये कहना चाहता सर मुझे पता था। बात ये है कि आपका पेपर रिटन एक्सप्रेशन का है, आपको पता था या आपको नहीं पता था ये एक अलग डिबेट है। आपका रिटन एक्सप्रेशन उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये एक अलग डिबेट है। तो आपकी जो राइटिंग की क्लैरिटी है, यानी जो आपके माइंड में है क्या वही आपके पेपर पे भी है। तो ये राइटिंग की क्लैरिटी, उसके अंदर फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम फर्दर आपको क्लासेस में बताते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में आती है दैट इज़ योर स्पेसिफिसिटी, यानी आपने जो आर्गूमेंट उठाया, आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं आपने उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। आप जो स्टैंड ले रहे हैं आपने वो स्टैंड स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। आप जो रोड मैप फॉलो करने जा रहे हैं आपने उस रोड मैप को अच्छे तरीके से स्पेसिफिकली स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ आपने उसको एड्रेस कर दिया। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत इसकी एग्जाम्पल नज़र आ रही है, लेट मी रीड फ्रॉम द स्क्रीन। अब उसमें एक एग्जांपल है, ये किसी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर ऐसे है। तो अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल देखें दैट सेज द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ बैड। कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन, कहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन, कैसे बुरी है,
किसी जगह पे स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, लेकिन उसी को उसने नीचे किसने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि द टैक्स पॉलिसीज ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसने स्पेसिफिक कर दिया ना कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज threaten to reduce, again specific, the tax burden on the middle class by sacrificing education and healthcare programs for everybody. So आप देख रहे हैं कि किस किस एस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज किस तरीके से स्पेसिफिक की जा सकती है। अब चूंकि थीसिस स्टेटमेंट आपके पास कुछ पूरे आपने कुछ 6-7 पैराग्राफ लिख के नहीं आने, इट्स मेयरली अ स्टेटमेंट, हार्डली आप 2 से 3 लाइनों में जा सकते हैं। जब आप 2 से 3 लाइनों के अंदर किसी चीज को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करेंगे, वो आपकी स्पेसिफिसिटी है। अब आप वेग नहीं हो सकते, आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, ठीक है। आप यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आती है, दैट इज टेकिंग अ स्टैंड। आप किसी चीज की फेवर में जा रहे हैं, आप किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन जो भी आप स्टैंड ले रहे हैं, अगेन वो स्टैंड पहली 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। स्टैंड तो आपने लेना ही है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज की फेवर में भी हूं, मैं इस चीज के अगेंस्ट में भी हूं, नहीं, आपने स्टैंड लेना है। जब आप स्टैंड ले रहे हैं तो फिर आपने उस स्टैंड को जस्टिफाई कैसे करना है, स्पेसिफिक होकर जस्टिफाई करना है, और सेकेंडली आपने उसको क्लैरिटी ऑफ आइडिया और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज के साथ जस्टिफाई करना। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरमिंगल्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ अलग से है, ये मिक्स मिला के ही ये चीज़ें आती हैं। तो ये 3 चीज़ें जब आपकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर होंगी तो उस थीसिस स्टेटमेंट को एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेशन नाउ, ठीक है। मैं आपके साथ पहले एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को वहां पे पॉज करें, खुद से उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करें, और दोबारा फिर वीडियो को चला के उस थीसिस स्टेटमेंट के साथ जो हमने आपको दी है उसके साथ मैच करके जरा देखें कि क्या आपकी थीसिस स्टेटमेंट में स्टैंड है, क्या आपकी थीसिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, क्या आपकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्लैरिटी ऑफ आइडिया और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज है या नहीं है। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। आप वीडियो को पॉज कीजिए, थीसिस स्टेटमेंट लिखिए। वेलकम बैक जनाब। तो आई होप कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख ली होगी। अब मैं आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट देता हूँ। यहाँ पे इट गोज कि द माइग्रेशन ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इज ड्रिवन बाय द ग्लोबल सर्च ऑफ एनवायरनमेंट्स। अब आप यहाँ पे देखें कि हाउ आई एम बीइंग स्पेसिफिक, कि वो जो माइग्रेशन है, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और एक ग्लोबल सर्च है। दैट वैल्यू एंड नर्चर द इंटेलेक्चुअल इमोशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगेन स्पेसिफिक हो रहा हूँ ना मैं, कि वैल्यू क्या रही है, नर्चर क्या रही है, एंड यू कैन सी हाउ clearly I am defining and how clearly I am linking all the ideas, emphasizing the needs of nations to foster appreciation and opportunities। ठीक है जी। ये आपके पास एक छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट आ गई। एक और टॉपिक इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन कम अगेन। So we have a very famous line of Shakespeare कि frailty thy name is women, उसको मॉडिफाई करके एक थीसिस स्टेटमेंट हमें दी जा रही है जनाब, frailty is no more the name of women। ठीक है जी। इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैसे औरतों का जो रोल है वो चेंज हुआ है। तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए, थीसिस स्टेटमेंट लिखिए। ओके जी, वेलकम बैक। मैंने भी इसी तरीके से एक क्लियर स्टांस लिया इस वीडियो के अंदर, एक क्लियर स्टैंड लिया है कि द इवॉल्विंग रोल्स ऑफ वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी डिसमेंटल आउटडेटेड नोशन ऑफ रियलिटी, शोकेसिंग रेजिलियंस, स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। तो ये एक थीसिस स्टेटमेंट थी जो मैंने लिखी। अगर आप देखें तो इसके अंदर एक क्लैरिटी है, एक स्पेसिफिसिटी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक स्टैंड ले रही है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, और थीसिस स्टेटमेंट के क्या की कंपोनेंट्स हैं, और थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, ऐसी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, हम आपको गाइड करते रहेंगे। बट अगेन इट इज़ कंडीशनड कि आप हमें किस कदर मोटिवेट करते हैं वाया सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड बीइंग विद अस। तो चैनल आपका है, इसको प्रमोट कीजिए, और थैंक यू।